वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। ये बताएं मुझे थोड़ा सा एक व्यूअर्स को भी मालूम हो जाए कि मुशारका और मुदारबा दो तरीके होते हैं बैंक्स के पास। ये ऑप्शन बैंक उनको देता है या फिर कस्टमर के पास ऑप्शन होता है कि वो किस अकाउंट में जो है इन्वेस्ट करे, किस तरीके कार से इन्वेस्ट करें, और थोड़ा सा बयान भी कर दें कि डिफरेंस किस तरह होगा। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, सिर्फ ये फ़र्क है दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सिर्फ फ़र्क ये है कि मुदारबा के अंदर जो वर्किंग पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो बैंक होता है, ठीक है, और रब्बुल माल जो है डिपॉजिटर होता है। लेकिन मुशारका के अंदर दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोनों एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर वो बैंक ये चाहता है कि जो अपनी इक्विटी है, अपना पैसा है, उसको भी उसी पूल में डाल दे तो वो खुद ब खुद मुशारका बन जाएगा। अगर वो अपनी इक्विटी को या अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी को उस पर न डाले बल्कि वो अलग किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर दे तो वो मुदारबा बन जाएगा। नहीं, असल में ये डिपेंड करता है कि उस वो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है बैंकों की। बाज़ बैंक करना चाहते हैं मुशारका करना, बाज़ वो अपनी इक्विटी को भी उसमें डाल देते हैं। बाज़ लोग ये नहीं चाहते कि स्टॉक एक्सचेंज का रिस्क लें या किसी इक्विटी मार्केट का रिस्क लें, वो शेयर होल्डर्स के पैसे जो है वो उसी मुराबा इजारा में लगाना चाहते हैं तो वो उसी पूल का हिस्सा बना देते हैं। तो बैंक की तो कि वो कौन सा प्रोडक्ट। और फिर दूसरी एक और बात यह है कि हमने दोनों इस्तेमाल करके देखी, मुशारका भी करके देखा, मुदारबा भी करके देखा। तो मुदारबा इज़ सिंपल, इज़ मोर सिंपलर, ठीक है, क्योंकि अगर बैंक के पैसे भी उसमें आ गए तो उसमें फिर ये मसला आता है कि भाई बैंक का क्या प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग होगी, क्योंकि उसके अपने पैसे भी लगे हुए हैं, ठीक है, फिर वो साथ साथ वर्किंग पार्टनर भी है, जबकि डिपॉजिटर जो है वो सिर्फ रब्बुल माल तो है, इन्वेस्टमेंट तो है उनकी, लेकिन वो खुद वर्किंग नहीं कर रहे। तो अब उनके जो वेटेज जो है ना थोड़ा सा इस वजह से डिफ़िकल्टी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाता है। तो हमने सोचा कि मुदारबा वाला कॉन्ट्रैक्ट सबसे सिंपल है कि एक आदमी जो है वो की इन्वेस्टमेंट है और एक की जो है वो वर्किंग रिलेशनशिप है, और फिर एक मुतय्यन एक दोनों अपना नफ़ा नुकसान का एक रेशो तय कर लें और उसके बाद फिर जो अंदरूनी जो वेटेजेस हैं वो अलग से तय कर लिए जाएँ। अहमद साहब ये बताएं कि क्या एवेन्यूज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लामिक बैंक हर जगह तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जाके ओपनली CFS में, स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकता, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंपनीज हैं उनमें कर सकता है। तो क्या एवेन्यूज़ हैं इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के पास जिससे वो अपने डिपॉजिटर को एक अच्छा मुनाफा दे सकता है? देखिए, एवेन्यूज तो अलहमदुलिल्लाह काफ़ी सारे आ गए हैं। तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्कीम इस्लामिक में काफ़ी पॉपुलर हुई है। हाउसिंग फाइनेंस है, कार फाइनेंसिंग है, तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू है इन्वेस्ट करने का। फिर अब कॉर्पोरेट सेक्टर जो हमारा और SME सेक्टर खासतौर पे वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहा है। अच्छा। वो लोग मुराबा दे रहे हैं, कुछ लोग इजारा दे रहे हैं, कुछ लोग डिमिनिशिंग मुशारका दे रहे हैं। तो ये एवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवेन्यूज है हमारे पास, और लेकिन एक चैलेंज जरूर है लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। तो वो सुकूक जैसे अगर आएंगे तो फिर उसमें वहाँ पे भी हम इन्वेस्ट करेंगे, और तो कुछ सुकूक आए नहीं है, कॉर्पोरेट इस तरफ इंटरेस्टेड हुए, तो ये एवेन्यूज हैं हमारे पास, लेकिन एक चैलेंज जरूर है। अच्छा, माइक्रो साइड पर भी आए हैं अभी तक आप लोग या नहीं आए? माइक्रो फाइनेंसिंग पे कुछ काम जरूर हुआ है, कुछ देखा गया कि इस सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट किया जाए, और आई थिंक ये हमारा एक टारगेट, एक मिशन है जरूर कि इस्लामिक बैंकिंग को नीचे लेवल कर लाया जाए और माइक्रो फाइनेंसिंग भी इस्लामिक तरीके से। इन लाइट ऑफ शरिया किन किन जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? शरीयत के हिसाब से तो मैंने जैसे शुरू में भी जिक्र किया था, सिर्फ रिबा नहीं कर सकते, बाकी आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें जो प्रोहिबिटेड हो, ठीक है, या अनएथिकल हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो कि जो हाँ गैम्बलिंग नहीं कर सकते या कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। यही वजह है कि इस्लामी बैंकिंग इज़ मोर ऑफ एथिकल बैंकिंग। तो क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अनएथिकल होती है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में किन कंपनीज पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आप कन्वेंशनल बैंक्स के शेयर्स लें वो तो आपको लिए अलाउ नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनीज में आप नहीं जा सकते, लेकिन इस पर भी कुछ मेरे ख्याल से मैंने एक दो जगह पे पढ़ा है कि डिपेंड करता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पे डेट कितना है, उससे उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। इसकी वजह से पूरी तफसील के लिए इंशाल्लाह हमने पूरा एक प्रोग्राम जैसे आगे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें पूरा इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और इस्लामिक एक्विटी फ़ंड ये किस तरीके से क्रिएट होता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जायज़ हैं, शेयर्स को ख़रीदना किन उसूलों के साथ जायज़ है, किस साथ नहीं नाजायज़ है। इसको मुख्तसर में एक सवाल के जवाब में तो बहुत कहना मुश्किल है। अलबत्ता इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी ऐसे शेयर की ट्रांजेक्शन जायज़ होती है कि जिसकी कोर एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी जायज़ हो। अलबत्ता ये आजकल मसला है कि बहुत सारे बैंकों से ये कंपनियों ने शेयर कर्ज़े लिए हुए होते हैं, तो उनके अगर ज़्यादा कर्ज़े लिए हुए उन्होंने या सूदी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं होती। इसी के लिए हमने एक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो इंशाल्लाह हम उसको बाद में तफसील के साथ जिक्र करेंगे। अभी हम जब जिक्र कर रहे थे कि अगर एक बैंक लॉस करता है तो जो कैपिटल आपने दिया हुआ है अगर वो करंट अकाउंट में नहीं है, टर्म डिपॉजिट में है, या फिर जो है सेविंग अकाउंट में है, तो वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो बैंक के पास कोई बैकअप नहीं होता कि अगर उन्होंने पिछले 5 साल में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की तो वो रिजर्व में कुछ अमाउंट रखे कि चलें अगर 6 महीने लॉस हुआ है तो बैंक जो है सफ़र कर ले और उसका जो है हिट उस पर ना पड़े कस्टमर पे?
असल में इसमें दो तीन टूल्स हैं। एक तो रिजर्व की आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट रिस्क रिजर्व होता है, एक प्रोविजन होता है, तकाबुल रिजर्व बनाया जा सकता है। तो आजकल इस पे काफ़ी काम भी हो रहा है कि किस तरह से ऐसे रिजर्व क्रिएट किए जाएँ। दूसरी वजह है कि अगर लॉस होता है तो फिर ये देखा जाता है कि इसमें गलती किसकी। एक है जेन्युइन बिजनेस लॉस जो कि आप अनअवॉइडेबल है, लेकिन एक लॉस हो सकता है जो बैंक के किसी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से। हाँ, अगर वो नेग्लिजेंस साबित हो गई, नेग्लिजेंस का यानी वहाँ पे मौजूद है, तो फिर वो लॉस हम डिपॉजिटर को पास नहीं कर सकते। तो एक मैकेनिज्म और भी आगे खुद ब खुद कि आप देखते हैं नेग्लिजेंस किसकी। सही। अगर ये नेग्लिजेंस बैंक की साबित हुई तो फिर ये बैंक डिपॉजिटर को लॉस नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कन्वेंशनल बैंक्स भी ऐसे हैं जिनकी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। तो मैं जो भी कन्वेंशनल बैंकर्स आते हैं उनसे ये सवाल ज़रूर करता हूँ कि क्या आप लोग इतना मैच्योर, इतना ग्रो हो चुके हैं कि जब कोई शख्स आपके पास सेविंग अकाउंट खुलवाने आता है या लेट्स से टाइम डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने आता है तो आप उसको कहते हैं कि भाई आप अगर 5 साल के लिए पैसा रखवाएंगे हम आपको 10% देंगे, लेकिन साथ साथ हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हमारी सिस्टर कंसर्न है, आप वहाँ पर अगर पैसा रखवाएंगे तो हम आपको 15% रिटर्न भी दे सकते हैं, शायद वो थोड़ा सा रिस्की हो। तो क्या कन्वेंशन अब इस्लामिक बैंक्स के भी क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, तो आप लोग क्या एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि देखें PLS में इतना आपको रिटर्न मिलेगा, रिस्क इतना है, टाइम डिपॉजिट में ये रिटर्न है, इतना रिस्क है, और हमारे पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपको ज़्यादा रिस्क के साथ लेकिन बेहतर रिटर्न दे सकती है। जैसे इमरान साहब ने बात की थी कि म्यूचुअल फंड भी आ चुके हैं, तो इतना मीज़ान ने भी हमारे पास भी इस्लामिक में म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से कुछ हैं इक्विटी फंड जो स्टॉक मार्केट में करते हैं, कुछ इनकम फंड है जो सुकूक में करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे भी। यकीनन हम हमारे काउंटर्स पे सारी बैलेंस फंड है, कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड है, बट मैं एक बैंकिंग के उससे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स बैंक आता है तो आप लोग उनको वहाँ भेजते हैं क्योंकि जैसे आपने कहा ना एथिकल है, तो आप तो चाहेंगे कि आपके कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। हमारे अपने काउंटर पे तमाम तफसीलात मौजूद होती हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे ही बैंक की ब्रांच से मिल सकती है, और कस्टमर को बताया जाता है। वही बात है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, इक्विटी फंड में जाते हैं, तो उसकी अपसाइड भी और डाउन साइड भी। लेकिन अगर आप रिलेटिवली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, आप चाहते हैं बस मेरी सेविंग है और मुझे उस पर एक मुनासिब हलाल तरीके से रिटर्न मिले, तो वो भी एडवाइस किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट का जो मेन्यू है वो काफ़ी बड़ा होता है। एम साहब ये बताएं, रेगुलेशंस जो है कन्वेंशनल के लिए और इस्लामिक के लिए सेम है? SLR रिक्वायरमेंट 20% की है, 9% जो है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है, तो उस पर क्या स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको आपके कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट पर रिटर्न दे रहा है, तो क्या वो जायज़ है? लेकिन इसमें जो स्टेट बैंक की जो रेगुलेशन है इस्लामिक बैंकों की और कन्वेंशनल बैंक की, CRR यानी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट तो एक ही है, लेकिन हमारा जो पैसा स्टेट बैंक में होता है उस पर हमें रिटर्न नहीं मिलता। अच्छा, वो हमें इंटरेस्ट, क्योंकि हम इंटरेस्ट ले नहीं सकते और दे नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारा पैसा जो करंट अकाउंट में रहता है। अच्छा, वो एक आइडियल होता है। इसके अलावा जो SLR की रिक्वायरमेंट है उसमें हम अगर शरिया कंप्लाइंट सुकूक अवेलेबल होते हैं तो हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कभी सुकूक मार्केट इतनी डेवलप नहीं है, तो वो पैसा हमारा 0% पे रहता है। ये तो नुकसान, इसमें नुकसान डिसएडवांटेज है। यकीनन है, और हमारी कोशिश भी है और हुकूमत से ये बार बार रिक्वेस्ट भी होती है ये इस मार्केट को डेवलप किया जाए और शरिया कंप्लाइंट सुकूक इशू किए जाए। क्योंकि अगर ये SLR और CRR इन्फ्लेशनरी दौर में मजीद बढ़ता रहा तो इससे तो ज़्यादा नुकसान होगा इस्लामिक बैंकिंग को एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक। चैलेंज है और हमारी कोशिश है कि अगर गवर्नमेंट के बैंक सुकूक SLR सुकूक आ जाते हैं तो यकीनन इस्लामिक बैंकिंग के और इंडस्ट्री के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इन सुकूक के अलावा कोई और तरीका है, कोई एग्जांपल हमें नज़र आती है कि क्या दूसरे ममालिक के सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं जहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग है? वहाँ पे भी दरअसल यही है कि सुकूक के ऊपर, हाँ, सुकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 0 पर है, इसका कोई तरीका नहीं और कोई तरीका नहीं। ठीक है, डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब और अहमद अली सिद्दीकी साहब, आप दोनों हज़रात शो पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे ज्वाइन करने का। प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे डिपॉजिट्स इन इस्लामिक बैंक्स पर, काफ़ी तफसीलन हमने जो है डिस्कशन की। मुशारका और मुदारबा के थ्रू जो है कोई भी डिपॉजिटर अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, बट इट ऑल डिपेंड्स के बैंक उनको कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। फिक्स रिटर्न नहीं मिलता डिपॉजिटर्स को, उनका जो भी रिटर्न होता है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर बैंक के लॉस से लिंक होता है। अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, islamic.banking@businessplus.tv। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरीज है, तो इस ईमेल एड्रेस पे जो आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त मौजूद है हमें ईमेल कीजिए, हम आपके इन तमाम ईमेल्स का अगले प्रोग्राम में जवाब ज़रूर देंगे। फिलहाल शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Islamic banking. Let's talk about Islamic banking. Islamic banking. Islamic banking. Islamic